ये तो ऐसा पैंडेमिक अगर हम इतिहास को दोहराए तो 100 साल में एक बार आता है। ऐसे मानना है और ऐसे स्पेकुलेशन भी है जो 10 से 15 तारीख के अंदर मैक्सिमम पीक आएगा। बिल्कुल, ये उसमें ये हो सकता है जो 3-4 लाख केसेस पर डे तो अभी चल रहा है, हाँ। उससे काफी ज्यादा होगा। सर, यही एक मैथमेटिकल सर्वे भी एक आया था हाँ। कि 33 से 35 लाख वो ग्राफ जा सकता है, तो क्या ये सही है? ऐसा हो सकता है? देखिए, हम लोग नहीं चाहते हैं ऐसा हो, बिल्कुल, पर ये होने का पूरा संभावना है। तो अभी तक वेस्ट बंगाल में उतना क्राइसिस ऑक्सीजन का क्वांटिटी में नहीं है। अच्छा, पर बेड का क्राइसिस तो है। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भी हम लोग ये मांग किया जो ऑक्सीजन प्लांट बैठाया जाए और शायद बैठाया जाएगा। मेरे पास बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है जो मेरा कैंसर है, वैक्सीन लूं या ना लूं, हार्ट का बीमारी है, ब्लड शुगर है, किडनी का बीमारी है, लेना चाहिए या नहीं चाहिए? जी 100% लेना चाहिए। पहले पूछा था ना जो सेकेंड वेव का क्या डिफरेंस है फर्स्ट वेव से। फर्स्ट वेव में बच्चे लोग इतना अफेक्टेड नहीं हुए थे, पर इस टाइम हम लोगों ने दो चीज देखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। बुखार आएगा ही आएगा ऐसा बात नहीं है, सर्दी जुकाम खांसी होगा ही ऐसा बात नहीं है, किसी का स्मेल टेस्ट जा रहा है, कोई खूब बहुत वीक फील कर रहे हैं, या किसी का कॉन्जंक्टिवाइटिस हो रहा है, लूज मोशन ज्यादा हो रहा है और बच्चे लोग भी ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है। सर, इसी के साथ हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि एक काफी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कि पीरियड्स जब महिलाओं को होती है तो 5 दिन पहले और 5 दिन बाद वो वैक्सीन ना ले, तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है ये बात? ये बात सच नहीं है। इसके साथ पीरियड्स के साथ कोई संबंध नहीं है, कारण पीरियड्स के साथ इट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फेनोमेना, इट्स नॉट अ डिजीज, सो नथिंग टू डू विथ मेंस्ट्रुअल पीरियड। बिल्कुल सर, जब बात और पीक अगर मिड मई में आएगा तो हो सकता है सिचुएशन डिमांड करे आइदर पार्शियल लॉकडाउन हो, नाइट कर्फ्यू हो, कंटेनमेंट जोन लॉकडाउन हो, या 2 से 3 हफ्ता का लॉकडाउन हो। ये तो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वैक्सीन के लिए कोविन ऐप को डाउनलोड करना है, आपका कुछ डेटा जैसे जैसे वो ऐप आपसे पूछेगा ऐसे आपको फिट करना है, उसके बाद ओटीपी जनरेट होगा, ऐसे करके आपके पास अल्टीमेटली एसएमएस आएगा। आप रजिस्टर्ड होने के बाद तो आपका वैक्सीनेशन साइट ये सब वो लोग बता देगा। तो ऐसे करके सबको वैक्सीनेशन के अंडर में आना चाहिए। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। हम सभी जानते हैं कि पूरा देश अभी कोरोना वायरस से लड़ रहा है, जूझ रहा है। इसी बीच पूरे 1 साल की मशक्कत के बाद हम कहें तो खुशी की खबर कि वैक्सीन आ चुकी है और 45 वर्ष की उम्र से ऊपर और जो भी फ्रंट लाइन वॉरियर है उन्हें टीका भी लग चुका है ज़्यादातर। और अभी जो है 1 मई से 18 के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उन्हें अब वैक्सीन मिलेगी। इसके अलावा सिलीगुड़ी में और उत्तर बंगाल में हम बात करेंगे कि बेडों की संख्या, ऑक्सीजन की लेवल, ये सारी स्थिति जो है वो कैसी है। और ये संपूर्ण विषय को लेकर के आज हमारे साथ चर्चा पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संदीप सेन गुप्ता, डीन है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के, कोऑर्डिनेटर है कोविड केयर नेटवर्क, सेक्रेटरी है IMA सुश्रुत नगर। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एसके लाइव न्यूज चैनल में। सारे दर्शक को प्रणाम। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए आज जो बहुत अतिथि के तौर पर हम जिन्हें कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम लोग देखने को पा रहे हैं कि अभी सेकेंड वेव जो चल रहा है वो काफ़ी खतरनाक है, इसके बारे में बताइए ज़रा। देखिए, ये जो कोरोना का जो महामारी है, पैंडेमिक, ये तो ऐसा पैंडेमिक अगर हम इतिहास को दोहराए तो 100 साल में एक बार आता है। 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें भी हम लोगों ने देखा है जो सेकेंड वेव जो है वो बहुत ही घातक था जी। इसमें भी सेकेंड वेव जो है हम लोग अगर देखें फर्स्ट वेव का पैटर्न, फर्स्ट ये चाइना से आया था, उसके बाद स्प्रेड किया था USA, UK में, यूरोप में और इंडिया में। साउथ इंडिया से लेके मतलब केरला में फर्स्ट हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र से लेके पश्चिम बंगाल में भी आया था। तो सेम पैटर्न इस बार सेकेंड वेव में फॉलोड हुआ था। अभी वेस्ट बंगाल का स्थिति बहुत ही भयंकर है और ऐसे महाराष्ट्र
तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, ऐसे काफ़ी सारे स्टेट्स है, एमपी, जहाँ पे सेकेंड वेव में दिन प्रतिदिन ये जो केसेस है इसका नंबर बढ़ रहा है जी। और शुरू में फर्स्ट वेव में हम लोगों ने देखे थे, जो हमारे एक्सपीरियंस में जो नंबर था पर डे मैक्सिमम केस था वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम 3000 के आसपास जी। कल मोर देन 16,000 केसेस था बिल्कुल। और डेथ का जो नंबर था वो था 76। इस साल शुरू से लेके आज तक हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स इन अ सिंगल डे। महाराष्ट्र में 60,000, 66,000, 68,000 ऐसे करके बढ़ रहा है। बिल्कुल। और ऐसे मानना है और ऐसे स्पेकुलेशन भी है जो 10 से 15 तारीख के अंदर मैक्सिमम पीक आएगा। बिल्कुल। ये उसमें ये हो सकता है जो 3-4 लाख केसेस पर डे तो अभी चल रहा है, हाँ। उससे काफी ज्यादा होगा। सर यही एक मैथमेटिकल सर्वे भी एक आया था हाँ। कि 33 से 35 लाख वो ग्राफ जा सकता है, तो क्या ये सही है, ऐसा हो सकता है? देखिए, हम लोग नहीं चाहते हैं ऐसा हो, बिल्कुल, पर ये होने का पूरा संभावना है। ऐसे मानना है और ऐसे स्पेकुलेशन भी है जो 10 से 15 तारीख के अंदर मैक्सिमम पीक आएगा। बिल्कुल। ये उसमें ये हो सकता है जो 3-4 लाख केसेस पर डे तो अभी चल रहा है, हाँ। उससे काफी ज्यादा होगा। सर यही एक मैथमेटिकल सर्वे भी एक आया था हाँ। कि 33 से 35 लाख वो ग्राफ जा सकता है, तो क्या ये सही है, ऐसा हो सकता है? देखिए, हम लोग नहीं चाहते हैं ऐसा हो, बिल्कुल, पर ये होने का पूरा संभावना है। स्किल है आरटीपीसीआर हाँ। का जो टेस्ट उसको भी चकमा दे जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चकमा दे रहे हैं ऐसा बात नहीं है, पर ये बात है जो आरटीपीसीआर जो टेस्ट है, 2 टाइप का तो टेस्ट मोस्टली मार्केट में है। एक है रैपिड एंटीजन टेस्ट, एक है आरटीपीसीआर टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट में अगर पॉजिटिव निकल गया तो पॉजिटिव है, पर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कारण एंटीजन का लोड के ऊपर डिपेंड करता है, वायरल लोड के ऊपर, वो पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल। पर आरटीपीसीआर ऐसा टेस्ट है जिसमें हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी 70% के आसपास है। इसके मतलब अगर 100 पॉजिटिव केसेस है, उसमें से हम लोग 70 से 75 को एज पॉजिटिव पकड़ लेंगे या पॉजिटिव निकल के आएगा। इसके मतलब पॉजिटिव होते हुए भी ऑलमोस्ट 30% केसेस हम लोग नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। ये जो आप नंबर देख रहे हो, ये ट्रू नंबर नहीं है। अच्छा। ये आरटीपीसीआर पॉजिटिव या रैपिड टेस्ट पॉजिटिव जितना केसेस है, उनका नंबर है। काफी सारे केसेस है जो नेगेटिव आया फिर भी पॉजिटिव है। अच्छा। ट्रू सेंस में काफी सारे लोग घर में बैठे हैं, जांच कराने आए नहीं। तो ये जो एग्जैक्ट नंबर जो एक्चुअली है, वो अभी जो पिक्चर हम लोग देख रहे हैं उससे काफी ज्यादा है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट तो ऐसे ही 30% तो नहीं पकड़ पाएंगे आरटीपीसीआर टेस्ट के सहारे जी। पर इसके साथ और भी एक बात है, जो आरटीपीसीआर टेस्ट में थोड़ा सा तो टाइम लगता है आने में, तो उतना टाइम तक पेशेंट टोटली कॉन्फ्यूज्ड है कहाँ पे रहेंगे। अच्छा। और हम लोग भी कॉन्फ्यूज है, कारण कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए सेपरेट बेड्स है, कोविड नेगेटिव के लिए सेपरेट बेड्स है जी। सस्पेक्ट को कहाँ रखेंगे, हम लोग तो एडमिट कर रहे हैं हमारा आइसोलेशन में भी, पर थोड़ा सा मिक्सिंग होने का चांस भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। कारण मान लो जो सैंपल दे दिया उनको हम लोग पॉजिटिव नहीं मान सकते जब तक ना रिपोर्ट आए, कारण वो नेगेटिव भी आ सकता है, तो उनको हम लोग पॉजिटिव पेशेंट के साथ नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग कोई ऐसा जगह है जहाँ पे सस्पेक्ट पेशेंट्स को भी रखते हैं और कोई कोई पॉजिटिव पेशेंट्स भी है, कारण नंबर बढ़ रहा है। नो, सेफ होम इज अ डिफरेंट थिंग। सेफ होम है जिसमें हम लोग पॉजिटिव पर सिम्टोमेटिक नहीं है या माइल्ड सिम्टम है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार ऐसा कुछ है, या स्मेल या टेस्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा पेशेंट्स को हम लोग सेफ होम में भेजते हैं जिसका ऑक्सीजन का जरूरत उतना नहीं है। पर अभी क्या है, इतना नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहा है जो अस्पताल में उतना बेड्स हम लोग जितना भी बेड बढ़ा है वो कम है। तो इसलिए हम लोगों ने सजेस्ट किया जो क्यों ना सेफ होम को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। अभी जो
इंडो स्टेडियम का सेफोम है, उसको अपग्रेड करने का प्लान है। इसके मतलब वहाँ पे भी ऑक्सीजन और थोड़ा बहुत सुविधा ज़्यादा होगा जो सो कॉल्ड सेफोम में यूजुअली नहीं रहते थे। अच्छा। कारण हम लोगों को ऑक्सीजन डिमांड कब बढ़ेगा ये तो किसी को पता नहीं। और दूसरी बात ये है, जब एक पेशेंट एडमिटेड रहते हैं उनको तो कुछ दिन तो टाइम लगता है रिकवरी में। बिल्कुल सर। कोई पेशेंट 3-4 दिन भी रह सकता है, कहीं 15-20 दिन भी रह सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट एटलीस्ट 7 to 10 डेज तो रहते हैं। इसके मतलब आज जो पेशेंट भर्ती हो गया पूरा वार्ड, तो छुट्टी तो उस हिसाब से कम होता है। तो इसलिए क्राइसिस दिन प्रतिदिन बढ़ने का संभावना है, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ बेड्स बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर, वही हम लोग जानना चाह रहे थे कि अभी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, हालांकि उनको 60% बेड सेव रखने के लिए कहा गया है, इसके अलावा भी बेडों की कमी देखने को मिल रही है। एक हिसाब लगाओ, जो पैंडेमिक में तो कितना पेशेंट्स आएगा इसका कोई नंबर नहीं होता है। तो पश्चिम बंगाल का जो पॉपुलेशन है ये नियर 11 करोड़ है। एंटायर नॉर्थ बंगाल का 8 डिस्ट्रिक्ट में 2 करोड़ के आसपास लोग हैं। अच्छा। तो उसमें से अगर 1% भी अफेक्टेड हुआ तो कितना होता है? 2 करोड़ का 1% 2 लाख होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 लाख में अगर 10% का थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड केयर या हॉस्पिटल केयर का जरूरत होता है, तब नंबर कितना है? 20,000। इकाफी सोचने वाली विषय है ये। ऐसे करके एनालाइज करो। जो अगर ऐसा होता है तो 20,000 बेड, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। बिल्कुल। अगर इससे ज्यादा अफेक्टेड होता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके जी, तब तो बहुत ही मुश्किल होगा जी। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेड तो बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। प्राइवेट भी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से भी हम लोगों का शुरू में जो बेड था उससे ज्यादा बेड अभी है। पर आज हम लोगों ने प्लान किया और कल से पेशेंट एडमिशन शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल। तो ऑक्सीजन पाइपलाइन का इशू है, जब हॉस्पिटल होगा वहाँ पे तो सीरियस पेशेंट्स ज्यादा आएगा, तो ऑक्सीजन पाइपलाइन चाहिए, अस्पताल को भी ले लिया गया है चाहिए। हाँ, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। ये हम लोगों का मीटिंग में बात हो रहा था, जो चैंग अस्पताल को भी लिया जाएगा, कारण उनको अनुभव है और हम लोग यूज्ड टू है। हम लोग तो वहाँ जाके मैनेज करते थे, पेशेंट्स देखते थे। वो हॉस्पिटल का जो डिस्पोजिशन है, वार्ड का जियोग्राफिकल लोकेशन है, ये सब हम लोगों को पता है जी। और वो लोग भी पेशेंट्स मैनेज कर रहे थे और पेशेंट्स का भी एक दिमाग में बैठ गया था जो चैंग हॉस्पिटल है हमारे लिए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एक स्टेप है। सर, क्या और भी प्राइवेट अस्पतालों को लेने के लिए कोई नीति है अभी तक? देखिए, अभी तक कोई नीति नहीं है, ठीक है। तो ये तो विद टाइम डिसीजन लेना पड़ेगा, कारण एक तरफ है नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाना, गवर्नमेंट के तरफ से बढ़ाने के लिए अगर टेक ओवर किया जाए तो उसके साथ तो एक फाइनेंस भी रिलेटेड है, एक मॉनिटरी बर्डन भी रिलेटेड है जी। वो भी हिसाब करना पड़ेगा जी। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम लोग जैसे मैनेज किया था, अभी सेकेंड वेव शुरू हुआ, अभी हम लोगों को डैमेज कंट्रोल सबसे पहले करना है, सबसे पहले इमरजेंसी मैनेज करना है। और ये जो स्टेप लिया गया है, ये जो ऑर्डर आया या रिक्वेस्ट आया, जो प्राइवेट हॉस्पिटल का 60% बेड्स एटलीस्ट कोविड बेड होना चाहिए, ये बहुत ही नेसेसरी स्टेप है, बिल्कुल बिल्कुल, और यूजफुल स्टेप है। पर सारे अस्पताल 60% बेड नहीं बढ़ा पाएगा, कारण उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनका बिल्कुल। जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, सो दैट मिक्सिंग ना हो। ऐसे करके बनाना उतना आसान नहीं है। कोई अस्पताल तो ऐसा भी है ऑलमोस्ट 90 to 100% बेड कोविड बेड में कन्वर्ट कर देगा, कोई अस्पताल में मोर देन 60% बेड कोविड बेड हो जाएगा, अगर कोई अस्पताल ऐसा है जिसमें 40 to 50% होगा। पर ये एक पॉजिटिव इंटेंट है जो सारा अस्पताल प्राइवेट कंसर्न दे हैव कम फॉरवर्ड, जो समय में वो लोग साथ दे रहे हैं, डेफिनेटली दे रहे हैं। सर, इसी के साथ हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे, क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरीके से हाल देख रहे दूसरे राज्यों में, क्या सिलीगुड़ी में वो ऑक्सीजन उतने हैं, या फिर यहाँ पर ऐसी क्या सिनेरियो देखने को मिल सकती कि बिना ऑक्सीजन के किसी को अपनी जान गंवानी पड़े? देखिए, ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जो जान
गंवाने का बात है, हाँ जी, इसका दो मतलब होता है। एक है पेशेंट को बेड नहीं मिला, इसलिए ऑक्सीजन नहीं मिला। कारण ये ऑक्सीजन जो हम लोग घर में जिसका एज्मा का बीमारी है उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ला के, जो कोई लोग है ऐसे फैमिलीज है जो ऑक्सीजन का इंतजाम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। इसमें थोड़ा हाई फ्लो ऑक्सीजन का, रेगुलेटेड ऑक्सीजन फ्लो का जरूरत पड़ता है जी। और दूसरी बात यह है जो मार्केट में ही ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन पाइपलाइन है, ऑक्सीजन के लिए जो प्रॉन्ग्स है ये सब है, पर ऑक्सीजन इज नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोडक्शन और लैक ऑफ स्टोरेज और देयर इज स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी तक वेस्ट बंगाल में उतना क्राइसिस ऑक्सीजन का क्वांटिटी में नहीं है। अच्छा। पर बेड का क्राइसिस तो है। नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर हम लोग कंपेयर करें विद नंबर ऑफ बेड्स, दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ऑगमेंट द नंबर ऑफ बेड्स। मतलब अप टू द फुलेस्ट है। हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी फिलहाल उतनी नहीं, इसलिए तो ऑक्सीजन का क्राइसिस को मीटअप करने के लिए गवर्नमेंट में एक डायरेक्टिव दे दिया जो कोई ऑक्सीजन स्टॉक नहीं कर सकते हैं, कोई बाजार में ऑक्सीजन को बिक नहीं सकते हैं। तो एंटायर शो रन करेगा गवर्नमेंट। बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा, ये जो ब्लैक मार्केटिंग होने का चांस है ये कम हो जाएगा। जैसे अभी मेडिसिन का क्राइसिस हो सकता है, अभी ऑक्सीजन का क्राइसिस हो सकता है, तो करंट डिमांड बढ़ेगा तो क्राइसिस होने का संभावना है। और अभी जो प्लान बनाया गया है जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए, ऑक्सीजन प्लांट तैयार होगा। आप मुझे ये पूछ सकते हो जो एक ऑक्सीजन प्लांट को रेडी करने में भी तो थोड़ा टाइम लगता है, फिर इस टाइम का क्या होगा। पर WHO ने कहा है जो सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव, फोर्थ वेव भी आ सकता है। अच्छा। तो आज हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, बनाएंगे, वो आज का क्राइसिस भी लास्ट में मीटअप करेगा और फ्यूचर क्राइसिस में भी हेल्प करेगा, काम आएगा। तो इसलिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भी हम लोग ये मांग किया जो ऑक्सीजन प्लांट बैठाया जाए और शायद बैठाया जाएगा। बहुत जल्द हो सकता है, बहुत जल्द प्लानिंग हो सकता है, काम जो वर्क हो सकता है शुरू हो गया। पर आज हम लोगों का ये मुश्किल है, हम लोग ये समझते नहीं है जो आज एक जस्ट अनाउंस किया गया तो नेक्स्ट दिन ही शुरू हो गया, बात ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है बिल्कुल सब कुछ बनने में, क्योंकि एक बच्चे को बड़े होने में भी समय लगता है। बिल्कुल। श्योर। और जितना आज के जमाने पे भगवान रूपी जो डॉक्टर है और जो फ्रंट लाइन वॉरियर है, ये यही लोग हैं, क्योंकि इन्हीं के छत्र छाया में पूरी सिस्टम चल रही है और काफ़ी सराहनीय काम अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने घर परिवारों को एक तरफ करते हुए दिन रात लेकिन कोरोना मरीजों के लिए जुटे हुए हैं। सभी डॉक्टरों को सलाम करते हैं एसके लाइव की तरफ से। सर, हम लोग जानते हैं कि 18+ की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुकी है, 1 मई से उनको वैक्सीन मिल जाएगी। हाँ। अब ये बताइए कि जो वैक्सीन मिलेगी उनमें कोविडशील्ड और कोवैक्सीन देखने को मिल रही है, दोनों में फर्क क्या है सर? देखिए, दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। एक तो है वायरस का एक पार्ट लेके वैक्सीन प्रोड्यूस किया गया और कोवैक्सीन जो है ये इंडिया प्रोडक्शन है, इससे पूरा वायरल पार्टिकल लेके उसको बनाया गया है। कोविशील्ड का प्रोटेक्शन एफिकेसी 70% है, पर कोविशील्ड अगर 4 वीक बाद लिया जाए, 28 दिन बाद सेकेंड डोज लिया जाए तो 70% है, पर अगर वो 6 वीक्स बाद लेते हैं तो 80% तक प्रोटेक्शन है। Whereas कोवैक्सीन का प्रोटेक्शन रेट इज 80%। दैट मीन्स अगर दोनों ही आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सेम है। कोविशील्ड में ये बताया गया जो 2-4 केसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस हुआ है, पर वो नेग्लिजिबल है। हम लोगों का यहाँ पे शुरू में कोविशील्ड आया, अभी भी कोविशील्ड है, कोवैक्सीन भी अभी है, पर कोविशील्ड लेके किसी का कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम कुछ हुआ नहीं। तो दोनों ही ऑलमोस्ट इफेक्टिव है। सर, जो भी लेने जा रहे हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा डर देखने को मिल रहा था कि लेंगे नहीं लेंगे, कोई साइड इफेक्ट हो जाए, कुछ हो जाए। पहले क्या प्रिकॉशंस लिया जाए और उसके बाद में क्या प्रिकॉशंस लिया जाए वैक्सीन? देखिए, प्रिकॉशंस लेने का कुछ है नहीं, कारण वैक्सीन सबको लेना है।
मेरे पास बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है जो मेरा कैंसर है, वैक्सीन लूं या ना लूं, हार्ट का बीमारी है, ब्लड शुगर है, किडनी का बीमारी है, लेना चाहिए या नहीं चाहिए? 100% लेना चाहिए। जिसका COPD भी है, लंग्स का बीमारी, उनको भी लेना चाहिए। कारण उनको ये हम लोगों ने देखा है, जिसका कोमॉर्बिडिटी है उसका तकलीफ ज्यादा होता है, कोविड में वो ज्यादा अफेक्टेड होता है। तो इसलिए जिसका भी कोई भी बीमारी है तो कोविड के लिए वैक्सीन लेना ही लेना है, ठीक है। और शुरू से देखो, जब कोई मार्केट में कोई चीज नया आते हैं तब तो ये लेके बहुत सारे पेपर्स निकलते हैं जिसका सैंपल साइज भी उतना ज्यादा नहीं है। एक दो केसेस कुछ प्रॉब्लम हुआ, हो सकता है उसके वजह से हुआ, हो सकता है वो दूसरे कोई कारण हुआ, या फिर उनके कोई पहले से कोई बीमारी की वजह से इफेक्ट हुआ। तो मान लो कोविशील्ड लिया, कोई रास्ता क्रॉस करने के टाइम कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है जो कोविशील्ड एक्सीडेंट को बढ़ा देता है। तो बात ऐसा है, जो जब शुरू होता है लोग एंग्शियस रहते हैं थोड़ा बहुत, पर 2-4 केसेस तो आया था जो इसमें किसी का पैरालिसिस हुआ है या ये एसोसिएटेड हुआ है, ऐसा रिपोर्ट्स आया था, पर वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर वैक्सीन लेने के बाद भी डेथ हुआ, पर वेदर इट इज ड्यू टू वैक्सीन इट इज नॉट येट एस्टेब्लिश्ड। ओके सर, शुगर में कह रहे हैं कि कहीं नहीं ले सकते वैक्सीन, ऐसी कोई बात ना, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जो लोग नॉर्मल है वो लोग तो ले ही सकते, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। जिनको कुछ बीमारी है हल्का फुल्का, जो नहीं ले पाएंगे, उनके लिए अगर कुछ बात बता दें आप। देखिए, ले नहीं पाएंगे तो बच्चे लोग 18 साल तक, और प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स, अच्छा, ये 3 ग्रुप में अभी तक ये जो इफेक्टिविटी और सेफ्टी एस्टेब्लिश नहीं है, तो ये लोग एक्सक्लूडेड है। 18 साल के ऊपर से सारे लोग ले सकते हैं, चाहे उनका कोमॉर्बिडिटी रहे, चाहे उनका कोमॉर्बिडिटी ना रहे। पर किसी का अगर कोई पार्टिकल से बहुत ज्यादा एलर्जी है, एलर्जी प्रोन है, तो डॉक्टर के ओपिनियन लेके ले सकते हैं। और इसलिए तो वैक्सीनेशन सेंटर अगर आप लोगों ने देखे हैं तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन रूम भी होता है, उसमें इमरजेंसी ड्रग्स भी रहते हैं, डॉक्टर भी रहते हैं, आधा घंटा ऑब्जर्व किया जाता है जो इमीडिएट इफेक्ट कुछ ना हो। पर वैक्सीन लेने के बाद किसी किसी को इंजेक्शन साइट में पेन हो सकता है, किसी किसी का फीवर, शिवरिंग ऐसा हो सकता है। तो ये तो कोई भी वैक्सीन लोगे तो किसी ना किसी को होगा ही, चाहे तो, बच्चे को भी दिलाते तो भी होता है। हाँ, पर वो डेंजरस नहीं है, वो तो ठीक हो जाता है। जी सर, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं, आजकल बहुत सारे हमें भी फोन आते हैं कि हम लोग कैसे सेफ्टी कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सेफ्टी वो लोग खुद के लिए कैसे क्या संभाल? देखो, सेफ्टी मेजर्स सबके लिए सेम है, पर आप पहले पूछा था ना जो सेकेंड वेव का क्या डिफरेंस है फर्स्ट वेव से। फर्स्ट वेव में बच्चे लोग इतना अफेक्टेड नहीं हुए थे, पर इस टाइम हम लोगों ने 2 चीज देखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। बुखार आएगा ही आएगा ऐसा बात नहीं है, सर्दी जुकाम खांसी होगा ही ऐसा बात नहीं है, किसी का स्मेल टेस्ट जा रहा है, कोई खूब बहुत वीक फील कर रहे हैं, या किसी का कॉन्जंक्टिवाइटिस हो रहा है, लूज मोशन ज्यादा हो रहा है, और बच्चे लोग भी ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है। तो इसलिए बच्चे लोगों को बारे में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, उन लोग बाहर ना निकले, इसलिए स्कूल फिर से बंद कर दिया गया है। और घर में बाकी लोग जिसका भी कोई भी सिम्टम्स है मास्क डाल के रखे, कारण आप एक 2 साल के बच्चे को नहीं बोल सकते हो तुम मास्क डालो, वो तो बात सुनेगा नहीं। तो इसलिए आप लोगों को सतर्क रहना है, उन लोगों को न्यूट्रिशियस खाना खिलाना है और देखभाल करना है। कोई भी छोटा मोटा भी बीमारी का लक्षण देखा जाए तो दिख जाए तो डॉक्टर के पास जाना है। और गर्भवती महिला के लिए जो बोलते हैं, जो अभी प्रेग्नेंट है वो तो वैक्सीन नहीं ले पाएगा, तो पर फिर भी मास्क डालना, हाथ को सैनिटाइज करना, बाहर ना निकलना, अच्छे से खाना खाना, रेस्ट करना, ये तो जनरलाइज्ड एडवाइस है, वो सबके लिए है, उनके लिए भी। और इस बार हम लोग और एक चीज बोल रहे हैं, जो लैंसेट में एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें दिखाया गया, वो लोग का मानना है जो ये एयरबोर्न भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जो डबल मास्क डालो, कारण डबल मास्क डालने से क्या होता है, फिटिंग्स अच्छा होता है, तो अंदर से कोई एरोसॉल्स, एयर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने भी डबल मास्क डाला है। और इसमें यह देखा गया जो सेकेंड मास्क डालने से
मोर देन 16 to 18% प्रोटेक्शन ज्यादा मिल जाता है। अच्छा, ठीक है, तो एक मास्क डालने से जितना प्रोटेक्शन है उससे 16 to 18% प्रोटेक्शन ज्यादा होता है। अच्छा। 2 मास्क डालने में। और हम लोग ये बोलते हैं जो एसी नहीं चलाना चाहिए, अगर एसी आप ऑन करते भी हो फिर भी दरवाजा खुला रखना चाहिए। अच्छा। और खिड़की खुला रखना चाहिए सो दैट वेंटिलेशन ठीक से रहे घर में। अच्छा। ठीक है, एक वेंटिलेशन ठीक रहेगा तो दूसरे वेंटिलेशन का जरूरत पड़ेगा आईसीयू में। ठीक है, बिल्कुल, तो घर का वेंटिलेशन ठीक रखो। अच्छा सर, इसी के साथ हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि एक काफ़ी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कि पीरियड्स जब महिलाओं को होती है तो 5 दिन पहले और 5 दिन बाद वो वैक्सीन ना ले, तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है ये बात? ना, ये बात सच नहीं है। इसके साथ पीरियड्स के साथ कोई संबंध नहीं है, कारण पीरियड्स के साथ इट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फेनोमेना, इट्स नॉट अ डिजीज, सो नथिंग टू डू विथ मेंस्ट्रुअल पीरियड। बिल्कुल सर, जब बात मास्क की उठी है तो हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि N95 कपड़े के मास्क, सर्जिकल मास्क, अभी तो स्पॉन्ज के मास्क, विभिन्न तरीके के मास्क देखने को मिल रहे हैं, तो कौन सबसे ज्यादा अच्छा बेहतर होता है मास्क? देखिए, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप तो ऐसे भी मच्छर को मार सकते हो, AK-47 से भी यू कैन किल मॉस्किटो, बट एवरीवेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। N95 मास्क उन लोगों को यूज करना चाहिए जहाँ पे कोई एरोसॉल्स जनरेटिंग प्रोसीड्यूर हो रहा है, जैसे इंट्यूबेशन कर रहा है, हम लोग पेशेंट्स देख रहे हैं विद काफ, हम लोग कोविड पॉजिटिव के पास जा रहे हैं, पर N95 मास्क इज वेरी इफेक्टिव। सर्जिकल मास्क या कपड़े के मास्क जो भी है ट्रिपल लेयर होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, उनका प्रोटेक्शन N95 से कम है। ये देखा गया, अगर एक जना मास्क के साथ है, दोनों मास्क में नहीं है तो, और डिस्टेंस भी नहीं है, तो फिर मैक्सिमम चांस है एक से दूसरे में डिजीज फैलने का। पर दोनों ही विथ मास्क है और डिस्टेंस भी है, फिर बहुत ही कम चांस है एक से दूसरे को बीमारी ट्रांसमिट होने का। और रहे बात फोमाइड बोन पार्ट का, तो हम लोग इधर उधर टच नहीं करेंगे, टच करेंगे तो जल्दी सैनिटाइज करेंगे, अगर बाहर होंगे घर में जाके साबुन से हाथ धोंगे। ठीक है, कारण साबुन इज बेटर देन सैनिटाइजर। 70% अल्कोहल कंटेनिंग सैनिटाइजर इज द आइडियल, इट किल्स द वायरस। बट मेन प्रॉब्लम क्या होता है, जो म्यूटेशन का एक बात रहते हैं, वायरस बहुत ज्यादा म्यूटेट करते हैं। हाँ। मतलब उनका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस होता है। अच्छा। तो वो बहुत शक्तिशाली होता है। फर्स्ट वायरस का म्यूटेशन के बाद ये डबल स्ट्रेन, ट्रिपल स्ट्रेन, ये सब ट्रिपल म्यूटेंट, ये सब वैरायटी मार्केट में आया है। अभी वेस्ट बंगाल में ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन भी है। अच्छा। ऐसे माना जाता है। तो इसलिए इतना स्प्रेडेबिलिटी ज्यादा है। वायरस को अगर यहाँ पे रहना है तो कोई ना कोई होस्ट के बॉडी में ही ये रहता है, ये ऐसे एयर में नहीं घूम सकते हैं, कोई लिविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि ये बात क्लियर है कि हवा में वायरस नहीं है ना। हवा में वायरस होगा भी तो अगर वो बहुत ज्यादा तेज ट्रांसमिट नहीं करेगा, हम लोग डिस्टेंस बरकरार रखेंगे तो गिर जाएगा। अच्छा। इसलिए हम लोग 2 फीट या 2 मीटर या 6 फीट का डिस्टेंस बोलते हैं, जो उससे ज्यादा वायरस ट्रेवल नहीं कर सकता है एरोसॉल्स में। बट एयरबोर्न अगर होगा तो मास्क, डबल मास्क तो डालना ही है, वो तो उसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। सर, कपड़े में या फिर चूल की अगर हम बात कहें तो कितने देर तक रहती है, या फिर जूते चप्पल की बात कहें तो उसमें रहती है, या फिर किस तरीके से ये सब आ सकता है? देखो, किस तरीके से आ सकता है, मतलब मान लो कोई एरोसॉल्स कंटेनिंग, कोविड कंटेनिंग एरोसॉल्स बाई चांस यहाँ पे आके गिरा। अच्छा। आपने यहाँ पे हाथ दिया, उसके बाद ये हाथ नाक में डाला या मुंह में दिया या आँख को ऐसे किया, रब किया, तो उससे अंदर जा सकता है। इसलिए ही बोलते हैं जो कोई भी जगह को ज्यादा टच मत करो। ज्यादा देर ये सब जगह में नहीं रुक पाएगा, वो तो अपने आप उनका देहांत हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि लोग घर पे रह रहे हैं, आजकल आइसोलेट हो रहे हैं क्योंकि घर को भी ज़्यादा सेफ माना जा रहा है। जो लोग घर पे खुद ट्रीटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर के सलाह से, वो कैसे ले और कौन से स्टेज के बाद मतलब ज़्यादा वो तकलीफ समझे कि वो हॉस्पिटल लाइफ? देखिए, आजकल तो हम लोगों ने एक ऑनलाइन या ऑन कॉल, डॉक्टर ऑन कॉल चालू किया, तो हम लोगों का नंबर दे दिया, तो दिन में तो 150-200 कॉल तो आता ही है। इससे हम लोगों को लग रहा है जो
शिलीगुड़ी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट या जलपाईगुड़ी में मोर देन 10,000 पीपल एटलीस्ट है जिसका कोविड हो चुका है या कोविड अभी एक्टिव है या टेस्ट कराओगे तो कोविड डिटेक्टेड होगा। अच्छा। तो इसमें क्या होता है, माइल्ड डिजीज या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स वो लोग घर में इलाज कराएंगे, होम ट्रीटमेंट। इसमें हम लोगों का कुछ स्टैंडर्ड हेल्थ बिहेवियर है, जो मास्क डालो, आइसोलेट करो खुद को, एक सेपरेट टॉयलेट यूज करो, अच्छा। खाना ठीक से खाओ, एटलीस्ट प्रोटीन कंटेनिंग फूड खाओ, नींबू पानी ये सब लो जो विटामिन सी अंदर आए, ठीक है। और एक दूसरे का यूटेंसिल्स ये सब टच मत करो, ठीक है। यूज एंड थ्रो मोस्टली यूज करो, येलो डस्टबिन में फेंको, उसके बाद उसको सैनिटाइज करके उसको एक्चुअली डिस्पोज करो। और जो मास्क आप लोग यूज कर रहे हो वो काट दो, उसके बाद यूज करो सो दैट रीयूज ना हो। अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद आया जो घर में वेंटिलेशन ठीक रहना चाहिए, बाकी लोगों को भी मास्क डालना चाहिए। अच्छा। और जब सोना है तो प्रोन पोजीशन में सोना है या साइड होके सोना है, सीधा नहीं लेटना। अच्छा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाता है। और इसके साथ हम लोग विटामिन सी, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन D3, जिंक ये सब जो देते हैं। पेट के बल जो सोने की बात की जा रही है तो वो सही है, वो सही है। और ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल हो तो उससे ऑक्सीजन सैचुरेशन दिन में एटलीस्ट 3 टाइम देखना है। अच्छा। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर मोर देन 94% है तो ठीक है, अगर 94 से कम है तब ऑक्सीजन थेरेपी का जरूरत पड़ सकता है। और कोई भी सिचुएशन ऐसा हो जो ऑक्सीजन सैचुरेशन घट जाए या कोई ऐसा सिम्टम्स हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, बुखार बढ़ गया, बहुत ज्यादा वीकनेस हो रहा है, तो तुरंत आइदर सेफ होम में या आपको हॉस्पिटल में, मोस्टली हॉस्पिटल में जाने का जरूरत है। सेफ होम और होम आइसोलेशन के लिए एटलीस्ट 1 केयर गिवर मस्ट बी देयर। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो अकेला रहते हैं तो उनका डिमांड है जो हम लोग होम आइसोलेशन में रहे, नहीं। अच्छा। वो नहीं रह सकता है, दे शुड गो टू द सेफ होम। और सेफ्टी इज द फर्स्ट थिंग। बिल्कुल। हैप्पी हाइपोक्सिया करके एक बात है, जो आप लोग हैप्पी हो, पेशेंट इज हैप्पी, डॉक्टर इज ऑल्सो हैप्पी हु इज फॉलोइंग दैट पेशेंट। पर सडनली पेशेंट खराब हो रहा है, पेशेंट का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन घट रहा है वो पेशेंट को मालूम नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए क्या होता है, सडनली कोलैप्स कर जाता है। बिल्कुल। बहुत सारी बातें जो डॉक्टर साहब से कर रहे हैं, एक लास्ट चल रहे हैं हम लोग। रेट की अगर हम बात कहें तो प्राइवेट में अभी 250 रुपये देखने को मिल रहे हैं। क्या आने वाले समय में जो एक अफवाह हो रही है कि 600 या 1200 ऐसे मिलने की बात जो है, तो इसमें क्या बात है? देखिए, तो गवर्नमेंट ठीक करेगा। ये तो पूरा शो कोई पैंडेमिक सिचुएशन में should be run by central and state government and with by their collaboration। तो गवर्नमेंट जो ठीक करेगा उसके ऊपर होगा। अभी तक फ्री में वैक्सीनेशन चल रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, उम्मीद करता हूँ फ्री में ही रहेगा। कारण एक सेंट्रल के लिए एक रेट, स्टेट के लिए एक रेट, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। कारण हम लोग इंडियन है, इसलिए हम लोग सेंट्रल के अंडर सारे लोग हैं और हम लोग वेस्ट बंगाल में हूँ, तो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग एक कोई ना कोई स्टेट में है, तो सेम थिंग होना चाहिए। और अगर फ्री होगा तो इट शुड बी फॉर ऑल, सारे लोग एफोर्ड कर पाएंगे। ये डिपेंड करेगा पॉलिसी के ऊपर, हम लोग तो एग्जीक्यूट करेंगे। सर, इतनी सारी जो स्थिति अभी सेकेंड वेव देखने को मिल रही है, लास्ट ईयर की अगर हम बात कहें तो अब तक लॉकडाउन चल रहा था, क्या लगता है कि लॉकडाउन एक सोल्यूशन है इसका? देखिए, लॉकडाउन का कुछ फायदा भी है, कुछ प्रॉब्लम भी है। लॉकडाउन शुरू में हम लोगों को पता नहीं था कैसे कोविड को डील करना है, अभी भी सब कुछ पता नहीं है, पर फिर भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस से हम लोगों को पता चला। तो ये जो लॉकडाउन होता है ये प्रिपरेटरी फेज है, नंबर 1। नंबर 2, अगर लोग घर से नहीं निकलेंगे बाहर तो एक ट्रांसमिशन चेन को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। तो अगर ऐसा ही बढ़ता है, नंबर मल्टीप्लाइड होता है, जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करके अगर बढ़ रहा है और पीक अगर मिड मई में आएगा तो हो सकता है सिचुएशन डिमांड करे आइदर पार्शियल लॉकडाउन हो, नाइट कर्फ्यू हो, कंटेनमेंट जोन लॉकडाउन हो या 2 से 3 हफ्ता का लॉकडाउन हो। ये तो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। कारण लॉकडाउन होगा तो और भी
थोड़ा सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारे चीज ध्यान में रखना चाहिए। बीच में एक्चुअली क्या हो गया था, हम लोग कॉम्प्लेसेंट हो गए थे, कोई बिना मास्क में घूम रहे थे, पार्टी मना रहे थे। तो पार्टी के टाइम जब आप साथ में खाते हो, खाते पीते हो, तब तो मास्क डाल के आप नहीं कर सकते हो, और उस टाइम एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाता है और गैदरिंग ज्यादा होता है। ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही की वजह से ही ये सेकेंड वेव हमें दिखा। हाँ, डेफिनेटली हम लोगों का लापरवाही है। कोई स्टेट में इलेक्शन भी हुआ था, उसमें भी ह्यूज गैदरिंग हुआ, जो जैसे कि अभी डायरेक्टिव्स है वो सब लोगों ने माना नहीं था ज्यादातर। तो ये करके, बट इलेक्शन अकेला कारण नहीं है, कारण ऐसा जिम्मेदार नहीं ठहरना चाहिए, कारण बहुत सारे ऐसा भी स्टेट है जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो, सब कुछ मिला के ऐसा हुआ। पर अभी हम लोग को अच्छा लग रहा है, जो हम लोग कोविड केयर नेटवर्क शिलीगुड़ी फाइट कोरोना जर्नलिस्ट क्लब सारे मिल के इसके अगेंस्ट फाइट कर रहा हूँ। हम लोगों ने कॉरपोरेशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सबसे बात किया। तो ऐसे बात करने के बाद ये हुआ, जो थोड़ा एक्शंस थोड़ा स्ट्रिंजेंट होने लगा। तो आजकल मैं देख रहा हूँ मोर देन 80% पीपल दे आर वेयरिंग मास्क इन अ प्रॉपर वे। सर, एक लास्ट मैसेज आपसे ये भी चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं और लोगों को वैक्सीन कितनी जरूरत है, और आप क्या मैसेज देंगे एसके लाइव के दर्शकों को? देखिए, मैसेज इज क्वाइट क्लियर, जो वैक्सीन सबको लेना है, कारण मास्क और वैक्सीन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यही आपका वेपन है। इसका इलाज ज्यादा कुछ है नहीं, मोरलेस सेम है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वैक्सीन के लिए कोविन ऐप को डाउनलोड करना है। आपका कुछ डेटा जैसे जैसे वो ऐप आपसे पूछेगा, ऐसे आपको फिट करना है, उसके बाद OTP जनरेट होगा। ऐसे करके आपको, आपके पास अल्टीमेटली SMS आएगा। आप रजिस्टर्ड होने के बाद तो आपका वैक्सीनेशन साइट ये सब वो लोग बता देगा। तो ऐसे करके सबको वैक्सीनेशन के अंडर में आना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन ज्यादा होगा तो एटलीस्ट, देखो वैक्सीनेशन में एक गलत फहमी है, वैक्सीनेशन लेके, सेफ्टी लेके अभी मैंने जो बोलना था बोल दिया। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो वैक्सीन लेने के बाद आपका कोविड नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG लेते हैं, फिर भी ट्यूबरकुलोसिस होता है। एडवांटेज क्या है, जो घातक बीमारी नहीं होगा, कोविड माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म में रहेगा, और ये दावा किया जा सकता है, ये लोग मान रहे हैं, जो 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ। पर आई डोंट नो द वेदर इट इज एब्सोल्युटली ट्रू और नॉट, मतलब इट इज their demand and most likely near 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ होगा। तो एक तो घातक बीमारी नहीं होगा, मॉर्बिडिटी कम होगा, कारण बहुत सारे लोगों को पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस, पोस्ट कोविड अदर सिम्टम्स, किडनी फेलियर, थायराइडाइटिस, ये सब हो रहा है। और दूसरे बात, डेथ नहीं होगा। तो वैक्सीन सबको लेना चाहिए। मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, आप लोगों ने ऐसा पूछते हो, जो वैक्सीन लिया है फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज, तो कोविड क्यों हो रहा है। पर जिसका भी आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे, तो जिसका भी वैक्सीन लेने के बाद कोविड हुआ, वो माइल्ड डिजीज ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सर आपको कि आपने हमें समय दिया, और आज बहुत एक महत्वपूर्ण डिस्कशन जो है वो संदीप सर के साथ हुई है। हम लोग आशा करते हैं कि ये जितने भी गाइडलाइंस दिए हैं, जो जानकारी भरी बातें इन्होंने कही हैं, वो आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी पर उतारेंगे और वैक्सीन ज़रूर लीजिएगा। आप सभी से ये अनुरोध करेंगे। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे ऐसी खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद सर। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML,
DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।